नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो अंजू। भारत माता की जय हो। सर, ये हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है? लश्कर तैयबा के आतंकवादी जो दूसरों को डराते धमकाते थे, आजकल खुद ही भीगी बिल्ली बने हुए। खबर आ रही है कि हाफिज सईद का एक और क्लोज एड जो था वो भी कराची में कहीं मारा गया है। हाँ, उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक। वो फाउंडिंग मेंबर था लश्कर तौबा का। और मेरे सूचना के अनुसार 30 सितंबर को, इसका मतलब है कल, उसको कराची में ठोक दिया। उस जगह का नाम जहां ठोका गया उसका नाम है सौराब गौथ। सौराब गौथ वाली जगह पे उसको कल ही ठोक दिया गया है। उसका पूर्व पूर्व उर्ला का उसका इंतजार कर रही है कि अब ये खैजर आने वाला है। 72 रूट वेट कर रही है। पता नहीं 72 रूट कितने लोग के लिए अवेलेबल है, मुझे समझ में नहीं आता है जिस सर रफ्तार से। शॉर्टेज सर शॉर्टेज पड़ गई जिस रफ्तार से ये लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये आतंकी तो लाइन में लग जाएंगे कि कौन सा हूर कौन अपॉइंटमेंट देगी। लंबा लाइन लगा होगा। चलो या सर, ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसा कैसे हो गया अचानक से? इतना ये त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया है पाकिस्तान में, वो भी लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के अंदर, जिसका करता धरता आईएसआई है, जिसकी रखवाली का जिम्मा आईएसआई पर है। दुनिया की सबसे तेज एजेंसी बोला जाता है उसको। क्या वो फ्लॉप हो गई है अपने ही इन गुर्गों की रखवाली करने में? देखो अंजू, एक कहावत है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। शेक्सपियर ने अपने जूलियस सीजर में लिखा था किताब में, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू। जो पुराना ऑर्डर है वो नए ऑर्डर को जन्म देता है। अब मैं लश्कर तौबा को इस तरह से देख रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बहुत रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो यूज एंड थ्रो कल्चर में बिलीव करती है, नैपकिन कल्चर। मुंह पोछा, डस्टबिन में फेंक दिया। तो जहां जब तक उसको लश्कर तौबा का यूटिलिटी था, उपयोगिता थी, तब तक मुशर्रफ ऐसे लोग, जन मुशर्रफ ऐसे लोग बोलते थे वो हमारा नेशनल हीरो है, राष्ट्र का हीरो है। अब यूटिलिटी, अब वो बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़ा बूढ़ा घोड़ा जो है वो तो दौड़ नहीं पाएगा। वो तो बैठ के थोड़ा मोड़ा घास खा लेगा। वही नौबत पहुंच रही है हाफिज सईद की। तो तो आईएसआई को लगा कि ये बूढ़ा कुछ कर तो नहीं रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, खाली बैठे बैठे हमसे पैसे लेता रहता है। तो अब वैकेंसी क्रिएट किया आईएसआई ने कि टॉप स्लॉट के लिए भैया तुम लोग तैयार हो जाओ, कौन इसका जगह लेना चाहता है। तो हिजबुल मुजाहिदीन तैयार है, जैश ए मोहम्मद तैयार है, रेजिस्टेंस फ्रंट तैयार है, कई लोग तैयार हैं इस जगह लेने के लिए। तो जब जगह लोगी तो लश्कर तौबा को कमजोर करेगा, तब तो फुल तरह से वैकेंसी होगा। बंदा कुर्सी में बैठा है तो बैठा है, बूढ़ा है सो व्हाट, कुर्सी में तो बैठा है। तो वो जो प्रतिक्रिया है कमजोर करने की लश्कर तौबा की, वो प्रोसेस आईएसआई ने एक्टिवेट कर दिया है। तो पहला काम क्या किया कि कमालुद्दीन को ठोक दिया। 26 सितंबर को वो गायब होता है और 29 सितंबर को उसकी शरीर पे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर करके उसको मारा गया है। 29 को खत्म। ये भी हूर के लाइन में लग गया है वहां, इसके लिए पूरी इसके लिए भी वेट करेंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आर्मी और आईएसआई कहती थी कि हाफिज सईद हमारा नेशनल हीरो है, नेशनल हीरो का बेटा को किडनैप कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, और आईएसआई को पता तक नहीं चलती है किसने उठाया किसने मारा। ये कुछ दाल में काला लगता है, डीएमके दाल में काला। तो दाल में काला है तो इसका इसका क्या इंडिकेशन है? हम लोग को सेना में सिखाया जाता है बैटल रीडिंग देखो, बैटल रीडिंग बताएगा कि दुश्मन कैसे डेवलप कर रहा है अपना बैटल प्लान। तो जो मैं बैटल रीडिंग देख रहा हूं वो बहुत साफ नजर आ रहा है कि लश्कर तौबा को पूरी तरह से साइडलाइन करने की प्रतिक्रिया आईएसआई के द्वारा शुरू हो गई है। तो दूसरा इंडिकेशन है कि मुफ्ती कैसर फारूक, जो उसको 30 सितंबर को ठोक दिया गया। तो ये कैसे है कि एक संस्था जो नेशनल एसेट था और जो उसके दोनों महत्व, एक दो पिलर को खत्म कर दिया गया। कब किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है ना, यदि तुम्हारा घर कभी रिपेयर हुआ होगा अंजू तो देखी होगी,
यदि एकदम पूरा किसी पुराने बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो पहले पिलर ध्वस्त किया जाता है, बाकी बिल्डिंग खुद में खुद कोलैप्स कर जाती है। तो कमालुद्दीन तो पिलर था, हाफिज सईद का बेटा था, और कैसर फारूक तो लश्कर तौबा का फाउंडिंग मेंबर था। दो पिलर खत्म होना, एक 29 को सितंबर को, एक 30 को, ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो लश्कर तौबा के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कौन कर सकता है? आर्मी, आईएसआई। और किससे करवा रहा है? दूसरे गैंग से। तो ये जो आईएसआई इंटर गैंग वॉरफेयर लॉन्च कर दिया है, और इस वॉरफेयर के तहत फुल गो हेड दे दिया है कि लश्कर तौबा को खत्म कर, जब वैकेंसी हो जाएगी वो हाथ धो लेगा। और इतनी चालाक है आईएसआई कि कमालुद्दीन के जो लास्ट राइट्स होता है उसमें आईएसआई ने करवाया लास्ट राइट्स। आईएसआई ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत गमगीन हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, हमको ये पच नहीं रहा है। तो ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, घड़ियाल के आंसू, ये घड़ियाल के आंसू है, ये चालाकी है। एक तरफ वो खत्म कर रहा है इसको, दूसरे तरफ आंसू दिखा रहा है। तो ये तो पुरानी चाल है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का। तो आईएसआई का मकसद है एक नया टीम डेवलप करो जो कि रिप्लेस करे लश्कर तौबा को। कहीं ना कहीं आईएसआई को लगता है कि जो काबिलियत एक जमाने में हाफिज सईद की थी, उसके कमरुद्दीन के पास नहीं है, न उसके बेटा जो ताला है, क्या नाम है उसका, ताला सईद, उसके पास है। तो कोई भी चाहेगा कि एसेट मेरा ऐसा हो जो इफेक्टिव हो, वजनदार हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। वो तो दिखता नहीं है, तो आईएसआई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये टीम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, वही मैं देख रहा हूं कि लश्कर तौबा में क्या हो रहा है। अब एक चीज और बताता हूं, आईएसआई के पास सब डिटेल होगा कि लश्कर तौबा का बैंक अकाउंट, ये वो सब कुछ है उसके पास। ये सब ले लेगा, फ्रीज कर लेगा, और सब बांट देगा एचएम में और जेईएम में और रेजिस्टेंस फ्रंट में। यही होता है। अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु लिव बाय गन्स आर किल्ड बाय डिस्ट्रॉयड बाय गन्स। जो बंदूक के बदौलत जीते हैं वो बंदूक के द्वारा मारे जाते हैं। ये कहावत ऐसे ही लोगों ने, हाँ या सर, आईएसआई अपने प्लान के हिसाब से चल रही है, लेकिन ये बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ सोशल मीडिया पर ये खबरें क्यों आ रही हैं? जो पाकिस्तान का मेन मीडिया है, टीवी चैनल्स है, वो तो कमालुद्दीन के मारे जाने की खबर को मतलब कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं। वहां पर तो कोई इस पे बारे में बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ खबरें सोशल मीडिया पर छन छन कर आ रही हैं। क्या आईएसआई ने एक स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान के चैनल्स को भी रोक दिया इस खबर को दिखाने से, क्योंकि उनकी खुद की फजीहत ही तो होगी? नहीं नहीं, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मीडिया तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो गुलाम है। जितने भी पाकिस्तान के एंकर आते हैं, हम जिस जिस चैनल पे जाते हैं और पाकिस्तान के एंकर आते हैं, पता नहीं कौन सा चूरन खा के आते हैं। हमारा आर्मी बेस्ट है, इंशाल्लाह हम लोगों को कर्ज देंगे। पता नहीं क्या खा के आता है, वो लोग किस दुनिया में रहता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मतलब इतना गलथेथरी, बिहार में एक शब्द है गलथेथरी, मतलब सीधे बकवास करना, उसको बिहार में बोलते हैं गलथेथरी। गलथेथरी इतना करता है कि मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूँ कि अरे क्या मेरी कान ठीक से सुन रहे हैं, ये क्या बोल रहा है। बेस्ट आर्मी, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम भारतवर्ष को, इंडिया को परास्त कर देंगे, एक जमाना आएगा जब लोग हमसे कर्ज लेंगे, हम विश्व के सुपर पावर बनने जा रहे हैं। तुमको मतलब जो मैं ये बोल रहा हूँ कभी विश्वास कर सकती हो? लोग बोलता है और मैं हंसता हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान है उसकी सोच ही यही है, झूठ के आधार पे। उसका टेक्निक है LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। झूठ बोलो, गुमराह करो, फरेब करो। ये पाकिस्तान का DNA है। लेकिन सर, अगर ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया से नहीं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, और सोशल मीडिया पर तो कोई जोर नहीं चल सकता ऐसा या पाकिस्तान की आर्मी का, तो वहां से जो खबरें आ रही हैं उनको हम रिलायबल माने कि हाँ वो निबट गया है कमालुद्दीन? अंजू, काफी हद तक सोशल मीडिया भी कंट्रोल करती है पाकिस्तान की। आईएसआई के परमिशन के बिना जब प्रधानमंत्री हिल नहीं सकता, जब नवाज शरीफ दिल्ली में मोदी जी के शपथ ग्रहण में नहीं आ सकता, तो व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया है क्या? प्रधानमंत्री नहीं हिल सकता। ये पाकिस्तान की हालत है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो जाता है, ये सूचना ही मत दो। यदि सूचना आएगा तो पाकिस्तान आर्मी की जो है इज्जत का फलूदा निकलेगा। हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हाफिज सईद की तो हो गई बत्ती बंद, तो वो लोग भी तो डिस्कस करेगा। फिर तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हाथ से का पात्र बच जाएगी। ओसामा बिन लादेन का जब पता चला था तो पाकिस्तान आर्मी कितना अटैक में आया था, सीआईए को पता कैसे चला कि अबोटाबाद में बैठा है, वो पाकिस्तान का एक मेजर पैसा लेके बता दिया सीआईए को। ऐसा देश में तो आर्मी भी तो ऐसे ही है। सोचो, पाकिस्तान आर्मी का मेजर बिट्रे कर रहा है देश को, जिसका काम है सुरक्षित रखना। हिंदुस्तान में ऐसा पॉसिबल है? नेवर, कभी नहीं। मर जाएंगे लेकिन भारत माता का के साथ दगा नहीं करेंगे, नो वे। ये आईएसआई जो है वो जानती है कि इसके परमिशन के बिना कोई हिल नहीं सकता, तो ये इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो रहा है। नहीं तो इसकी बेइज्जती होगी, आईएसआई की भी बेइज्जती होगी कि भाई तुम्हारा, जब तुम हाफिज सईद के बेटे को नहीं बचा सकते हो, जब तुम मुफ्ती कैसर फारूक को नहीं बचा सकते हो, जो पिलर्स थे लश्कर तौबा का, जिन्होंने तुम्हारी इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, तुम्हारे इशारे पे 2008 का कांड किया भारतवर्ष में, तो तुम किसको बचाओगे? तुम हो किसके? न तुम देश के हो, न गरीबों का हो, न आर्थिक व्यवस्था से सही करते हो, फिर हो किसके? न तुम अपने एसेट्स को सुरक्षित कर पाते हो। तो इससे तो आईएसआई के भी पर प्रश्न चिन्ह उठेगा ना अंजू। अगला संगठन जेईएम आईएसएम नहीं उसके मन में रहेगा कि जब इसने लश्कर तौबा को निपटा दिया तो वक्त आने पे हमको भी निपटा देगा। ये प्रश्न तो उठेगा, क्योंकि व्यवहार, किसी का व्यवहार पता चल जाता है कि भाई इसने फलाना के साथ ये किया तो ढिकाना के साथ भी वही करेगा, तो ढिकाने में तो जेईएम आईएसएम आएंगे। तो ये लेकिन दूसरा पहलू या सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो शायद दुनिया में इकलौती ऐसी आर्मी है जो कारोबार करती है, बिजनेस करती है, प्रॉपर्टी के साथ डील करती है, और उस आर्मी के जितने भी रिटायर्ड जनरल वगैरह होते हैं उन सबके विदेशों में करोड़ों की, अरबों की संपत्ति है, और देश गरीबी की तरफ जा रहा है और आर्मी जो है वो कारोबार में लगी है। तो ये कैसी आर्मी है? ये आर्मी नहीं है, ये बनिया कोर है, ये आर्मी नहीं है। 33 से 37 एनजीओ, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, एनजीओ चलाता है पाकिस्तान आर्मी। ये मीट बेचता है, ईद के समय होम डिलीवरी करता है मीट का, ये साड़ी का, कपड़े का, सब तरह का धंधा करता, अंडा बेचता है। अरे जो सेना अंडा बेचेगी वो क्या लड़ेगी? तो वो क्या लड़ेगी जो अंडा बेचता है? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के जनरल्स का फंडामेंटल बहुत क्लियर है, पैसे कमाओ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जैसे यहाँ पर भारतवर्ष में कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हर एक सरकार के ट्रांजैक्शन का ऑडिट करता है। क्या पाकिस्तान आर्मी का जो बुक अकाउंट्स है उसका ऑडिट होता है? कभी नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता। ऑडिटर का हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जनरल्स का बुक ऑफ अकाउंट्स मांग ले, रातों रात उठा लिया जाएगा उसको। तो सवाल पैदा होता है कि जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का समस्या है कि पाकिस्तान की आर्मी के जनरल, मेजर को पावर है वहां प्लॉट अलॉट करने का। क्या मेरे को एज ए मेजर में रिटायर्ड हूं, मेरे को पावर है कि नोएडा में किसी को प्लॉट अलॉट कर दूं? सवाल नहीं पैदा होता। अपने प्लॉट के लिए तो आदमी स्ट्रगल करता है, दूसरे को प्लॉट क्या अलॉट करेगा? दूसरे को प्लॉट क्या अलॉट करेगा? यहाँ हमारे जनरल रावत का, ऐसा है। हाँ एकदम, मेजर डीएचए, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक मेजर अलॉट कर सकता है। मैं गेम बताता हूँ, गेम क्या है। डीएचए एक एनजीओ बनाया है पाकिस्तान आर्मी ने, ये गन पॉइंट पे सस्ता प्लॉट ले लेते हैं और 6 महीना 1 साल के बाद प्राइस एस्केलेशन होता है, और एज इट इज ये सस्ता दाम पे लेते हैं, प्राइस तो बढ़ता ही है जमीन का, बेच देते हैं हाई प्राइस पे। वो मलाई निकाल के, अच्छा इनके पास इतना लैंड बैंक है, सबसे रिचेस्ट लैंड बैंक पाकिस्तान में यदि किसी के पास है तो पाकिस्तान सेना के पास है। तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं पाकिस्तान के जनरल, दे आर प्रॉपर्टी डीलर्स। वो जनरल नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, एक प्लॉट बेचा, 1 करोड़ कमाया, विदेश चला गया, लंदन में कोठी बना लिया,
फिर दूसरा बेचा, ये सिलसिला। इनको पता है रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहे तो लोग नोच लेंगे, इसीलिए भागो यहां से, भागो। तो नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान के जनरल्स हो, सबका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है अमेरिका या यूके, लंदन, वॉशिंगटन, लंदन। कुछ चले जाते हैं मेजर्स, जो निज्जर मारा गया उस गुरुद्वारा के इर्द गिर्द में कई मेजर्स रहते हैं पाकिस्तान के रिटायर। बस 3 ठिकाना है। तो ये देश का भला कौन करेगा अंजू? जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो करप्ट है, भ्रष्ट है, फिर कैसे देश चलेगा? अंजू, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में पाकिस्तान के रेंजर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर रीडर हमारे घर में आता है ना, नॉर्मल सिविलियन साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे आता है, रीडर लेके जाता है, वहां पे पाकिस्तान के रेंजर्स मीटर रीडर के साथ जाते हैं। तो किसी ने पूछा ये रेंजर्स क्यों आते रहे? रेंजर्स तो आर्मी है, तो रेंजर्स क्यों आते हैं? बोला रेंजर्स इसलिए आते हैं कि रीडर गया तो इसको ठोक दिया जाएगा, मार देंगे। कैन यू इमेजिन? रोड पे सफाई करने वाला है, उसको रेंजर्स फिजिकल सिक्योरिटी देते हैं। ये देश तो भगवान बचा नहीं सकते इस देश को। ये तो गए हो, ये तो गए हो। लेकिन सर, मुझे तो हंसी तब आती जब पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा वॉर जीता है कि उनके जितने भी ऑफिसर्स है बड़े बड़े मेडल्स लगाए छाती पर घूमते हैं। आज तक समझ नहीं आया क्यों वो मेडल उनको मिले हैं और कौन से वॉर है जिनको जीता है और उसके बाद उनको इस तरह के मेडल से नवाजा गया हो। नहीं, तो आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में मेडल जीतने के लिए नहीं मिलता है, हारने के लिए मिलता है अंजू। ये हम 47 हारे, ये हम 65 हारे, ये हम 71 हारे, ये हम 99 हारे और भविष्य में भी हारते रहेंगे, इसका मेडल मिलता है, हारने का। तो बेचारे का फिर क्या करोगे? तो मेडल तो पहनना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेगा कि आर्मी चीफ बन गए और मेडल कोई है ही नहीं। भाई मेडल तो मिलता है वीरता के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। अब जैसे आदमी सियाचिन में नौकरी करता है तो सियाचिन मेडल है। आईपीकेएफ में हम नौकरी किए थे 2 साल, तो आईपीकेएफ का हमको मेडल मिला है। लेकिन आईपीकेएफ श्रीलंका जाएंगे तब तो मेडल मिलेगा, कि पान की दुकान पे पान खाएंगे तो हमको आईपीकेएफ का मेडल मिल जाएगा। तो इनको इस बात का मेडल देना चाहती हूँ, किस बात का? अचीवमेंट तो शून्य। तो निगेटिव चीज का ही मेडल इंस्टीट्यूट करो। 47 की हार 1 मेडल, 65 की हार दूसरा मेडल, बस ऐसा मेडल। अच्छा, आर्मी चीफ डिसाइड करता है ये मॉडल मेडल शुरू कर दो, हंसने का मेडल, बटर चिकन खूब खाने का मेडल देती है ना, अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। लेकिन सर अभी जो लश्कर तैयबा का हाल हो रहा है और जिस तरह से निज्जर की हत्या में भी आईएसआई का हाथ रहा है, तो क्या आईएसआई इस वक्त जो उसके अपने एसेट्स हैं, जो उसके अपने आतंकवादी हैं, जिनको उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्लांट किया है, उनके कामकाज करने के तौर तरीके से खुश नहीं है? ऑब्वियसली लगता है, मुझे लगता है आईएसआई अपनी जो आतंकवाद का जो मॉडल है, स्ट्रक्चर है, उसको रिवाइज कर रही है, उसमें परिवर्तन ला रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टीम ए है लश्कर तौबा, उसमें परिवर्तन, टीम ए को रिप्लेस करेगा टीम बी से, टीम बी हो जाएगा टीम ए। जैश ए मोहम्मद, एचएम, रेजिस्टेंस फ्रंट और भी कोई हो जाएंगे नए संगठन, उनको बना देगा टीम ए। और लश्कर तौबा टीम ए से पहुंच जाएगा टीम ई पे। तो ये जो रिस्ट्रक्चर प्रोसेस है ना, टाइम लगता है, ओवरनाइट चीजें नहीं बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ऐसे ऐसे जो गदरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है अंजू, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट, विश्वास। गॉडफादर पिक्चर आपने देखा होगा, मैंने देखा था जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था 1969 से 1971 में, तो पूना गया था, गॉडफादर पिक्चर देखा। उसमें गॉडफादर मतलब उस पर गोली चली थी और मरने के कागार पे पहुंच गया था, तो ठीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर मृत्यु हो गई उसकी। तो छोटा बेटा को बहुत प्यार करता था और जानता था काबिल ही है, बड़ा बड़ा बेटा यूजलेस है, वो ताला की तरह होगा। तो बोला कि छोटा बेटे को ज्ञान देता है कि बेटा इस पे विश्वास नहीं करना, हालांकि ये मेरा इनर सर्कल का मेंबर है,
इस पे विश्वास नहीं कर रहा। यदि ये प्रपोजल लेके आता है ये शांति के लिए, इसका मतलब समझ जाओ ही हैज बिट्रेड यू, तुमको धोखा दे दिया, मार दो उसको। फिर वही हुआ जब उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया गॉडफादर का, तो एक मीटिंग हुआ कार्टेल का, ड्रग कार्टेल का और आर्म्स कार्टेल का। तो फिर एक बंदा जो था जो दूसरे साइड में पलट गया था, बोला हमको शांति की बात करनी चाहिए, हमको टफ होने की जरूरत नहीं है, अब सर भी नहीं रहे तो शांति की बात करनी चाहिए। समझ गया बेटा, ये तो भाई पलटू मास्टर है, पलटी मार दिया। जो ही मीटिंग खत्म हुआ, कार में उसके बंदे गए और स्कार्फ से ऐसे करके गन, अपने जीजा जी को मार दिया उसने, जीजा जी को मारा। तो ये जो कहानी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अंजू, ये बहुत दुनिया जालिम है, यहाँ बहुत मुश्किल है, ये युद्ध भूमि है, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, लॉ ऑफ जंगल है। बड़ा बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, शेर हिरन को खाता है। तो अभी जो सो कॉल्ड एक जमाने में जिसको शेर या चूहा जो भी था लश्कर तौबा, उसको बाकी लोग खा जाएंगे। तो ये रिस्ट्रक्चर जो हो रहा है ना, रिस्ट्रक्चरिंग, यही परिवर्तन जो है ना, ये कंपन और कंपन ला रहा है। लेकिन इसमें सर टाइम लगेगा। सर एक चीज और है, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो FATF में भी वो ग्रे लिस्ट में रहता है, क्योंकि वो अपने यहाँ जो आतंकवादी पल रहे हैं, अभी हाफिज सईद भी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादी है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन इसको जिस तरह से वहां पनाह दी जाती है, या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन जो है उसको पनाह वहां पर दी जाती है, दाऊद इब्राहिम को। तो ये सब बातें तो दुनिया में सबको पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ISI कोई बड़ा गेम प्लान कर रही हो कि वो हाफिज सईद को ही अंदर डाल दे जब वो कमजोर हो, और ताकि दुनिया में एक मैसेज आए कि देखिए हमने अपने ही देश में पल रहे एक बड़े आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ISI को ये डर सता रहा है कि जैसे एबटाबाद में घुसकर ठोका गया लादेन को, वैसे कहीं कोई बड़ी कार्रवाई कहीं और से ना हो जाए हाफिज सईद के खिलाफ, इसलिए पहले ही कोई एहतियात कदम उठा लिया जाए, क्योंकि भरोसा तो कोई किसी पे वहां पर कर ही नहीं सकता ना। नहीं, आपके बात में दम है, आपका इशारा मैं समझ गया, बट आपके प्रश्न का मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं दूंगा, डायरेक्ट उत्तर नहीं दूंगा। आपका इशारा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की तरफ है, मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं दूंगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि लश्कर तौबा कमजोर होता है और जिस तरह से उसके पिलर्स मर रहे हैं, तो इससे ISI की छवि खराब तो हो रही है। लेकिन इसका दूसरा जो स्पिन ऑफ है, कॉइन का दूसरा हिस्सा जो है, वो ये है कि ISI दिखाएगा कि कौन कहता है कि हम हाफिज सईद को सपोर्ट करते थे, करते तो हम बचा नहीं लेते, हम तो नहीं करते, उसको अपने किए की सजा मिली है। तो ये डबल गेम खेलता है, ये ISI डबल गेम नहीं, ट्रिपल गेम क्वाड्रपल गेम खेलता है, ये चक्कर है। लेकिन जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं ना जो, वो फंस जाते हैं अपने ही जाल में। फिर मैं अपना फेवरेट गाना गाता हूँ, एक चतुर नार बड़ा होशियार, अपने ही जाल में फंसत जाल, तो मेरा फेवरेट गाना है। तो अपने ही जाल में फंसेगा ISI, ज्यादा चतुरता काम नहीं करती अंजू। इफ यू आर लॉयल टू समबडी, यू हैव टू बी लॉयल टू दैट पर्सन टिल डेथ, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे दौड़ेगी। जब पता चलेगा कि आका मोगटेरियन है, यूज एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करता है, तो वो भी आपको डिस्कार्ड कर देगा, वो भी आपको अपना बेस्ट नहीं देगा। आर्मी में क्यों हम लोग इतना एफिशिएंट हैं? क्योंकि हम लोग टोटल लॉयल्टी देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर बोला 2+2 is 4, इट इज 4, कोई कन्वर्सेशन नहीं, डन। आज रात को 2 बजे रूट मार्च होगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ऐसे चलती है आर्मी। हाँ जी। लेकिन सर ISI जो आप कह रहे हैं ना कि रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर रही है, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अब उतने आतंकवादी नहीं भेज पा रही है ISI, और POK में तो देखो किस तरह से गदर मचा हुआ है, वहां की कितनी तस्वीरें सामने आती है, पाक आर्मी के लोगों को ही भगा रहे हैं वहां के लोग, जो ऑफिसर्स वहां जाते हैं उनकी गाड़ियों को वहां आने नहीं दे रहे हैं। तो क्या इन सब डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा परेशान है ISI, इसीलिए उन्हें अपनी रणनीति स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि लश्कर तैयबा तो कुछ कर ही नहीं रही घाटी में, इसलिए वो नए सिरे से फिर से आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ISI ये कर रही है तो इसके पीछे कोई सॉलिड वजह तो होगी ना।
देखिए, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का मेरा अनुमान है कि बहुत चारों तरफ से फंस चुका है। हम्म, आंतरिक पॉलिटिकल अनरेस्ट, पाकिस्तान आर्मी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रो इमरान अगेंस्ट इमरान। आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है। हम्म, एक बोरी चावल के लिए, रोटी गेहूं के लिए गुत्थन गोती होती, गोलियां चलती है। जो एड में आता है, फ्लड के एड में, पाकिस्तान आर्मी अपने गोडाउन में, आर्मी गोडाउन में रख देती है वो सामान, जनता जनार्दन को नहीं देती है। हम्म, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में 370 के हफ्ते के बाद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा का इन्फ्लुएंस खत्म, जीरो के बराबर है। हम्म, CIABMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो गया है। हमारे ड्रोन सर्वेलेंस कर रहे हैं। यदि कोई घुस भी आता है तो हम लोग ठोक देते हैं, 2 दिन 4 दिन लगे लेकिन ठोक तो देते हैं, 72 हुर के पास भेज देते हैं। पैसा है नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास, जनरल आर्मी पाकिस्तान के जनरल्स को छोड़ के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थू हो रही है। मोदी जी का स्ट्रांग लीडरशिप भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। हाफिज सईद कमजोर हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है। पैसा नहीं है कि इनको फंड करो कि भाई चलो कुछ हथियार खरीदो, ये करो। तो चारों तरफ तो अब एक ही फ्रंट उसको बचा है जिस पर वो कंसंट्रेट कर रहा है, वो है पंजाब फ्रंट, खालिस्तानी एंगल। हम्म, अब पंजाब में भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी ने तो वहां भी धड़ 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 नॉकआउट कर दिया। तो अब क्या है, चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर दो, ट्रूडो, मिस्टर ट्रूडो के पास ले जाओ, कनाडा में ले जाओ। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, देखो बहुत ज्यादा विकास उसका होता है, खुश वो रहता है जिसका सकारात्मक सोच हो, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे। जिसकी बिल्कुल। सोच ही नकारात्मक है, वो कैसे सफल होगा, कैसे विकास करेगा, कैसे धनी होगा। यदि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आर्म्स बेचना शुरू करें, शूट आउट शुरू कर देंगे तो पैसा कमाएंगे क्या? नेवर। हम्म, तो ये कहानी है कि वो अपनी करने का उसको फल मिल रहा है। और पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। अच्छा, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंध में हो रहा है, पीओके में हो रहा है। पीओके वाले खुलेआम बोल रहे हैं दरवाजा खोल दो, हम आएंगे हिंदुस्तान में। दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? तो क्या हमको पता है ये भारत नोएडा में बैठे बैठे, तो उनको नहीं पता है क्या अथॉरिटीज को पाकिस्तान में? हम्म। तो इतना टेंशन से घिर गया है आर्मी और आईएसआई, हमसे लड़ नहीं लेकिन सकते। यहाँ जो लेकिन सर आप ये देखिए ना कि अगर अ, पिछले 2 दिन में ही कमालुद्दीन मारा जाता है, फिर ये मुफ्ती कैसर मारा जाता है, तो बेचारा हाफिज सईद वो तो हाँफ रहा होगा कि कैसे वो अपने आप को बचाएगा। अगर जिसकी सरपरस्ती में वो रह रहा था वही अब इन सबको खत्म करने में लगा हुआ है, तो बहुत जल्द हमें हाफिज सईद के भी 72 हुरों के पास जाने की खबर मिल सकती है। एकदम मिल सकती है। और किसने कहा था तुम्हारे बाप को कि तुम्हारा नाम हाफिज रखो? नाम ही गलत रखा है, हाफिज रखा है, इसीलिए तुम हाफ रहे हो। कोई दूसरा नाम रखा हो तो नहीं हाफ रहे होते। और देखो, समय सबका आता है, पाप करोगे तो भरोगे। सिंपल रूल है, लॉ ऑफ कर्म है। जस करित करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। पाप किया है इन लोगों ने, धरती पे भुगतोगे, ऊपर जाओगे तो भुगतोगे। सनातन धर्म में कहा जाता है ना कि पाप करोगे, जलती हुई कढ़ाई में तेल उबल रहा होता है, उसको उसमें से आत्मा को जाना पड़ता है। हम्म, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो पीड़ा तो 72 हुड नहीं मिलेगा तुमको, कढ़ाई मिलेगा तेल वाला, और उबलता हुआ, जलता हुआ। ये मिलेगा हाफिज सईद तुमको, जितना तुमने पाप किया है। 167 आदमी का मौत का जिम्मेदार तुम हो, 167। तो भाई यहाँ एक भीष्म पितामह को एक सांप को मारने के लिए 14 दिन सैया पे लटक रहना पड़ा। लॉ ऑफ कर्म। ये तो 167 मारा है, तो इसकी तो 167 मौत होगी एक्सीडेंट से। ये कहानी है जी। बिल्कुल सर। और जिस तरह से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में, कभी भी कहीं से भी किसी के भी मरने की खबर आ रही है, खासतौर पर आतंकवादियों के, वो वाकई एक भयावह स्थिति है लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो इस तरह की घटिया हरकतों में रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगला टारगेट कौन है, अगली खबर किसको लेकर आती है। लेकिन आपने जिस तरह से पाक आर्मी जिस तरह से
कारोबार में लगी हुई है, आईएसआई किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही है, उस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।